हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। ये अगला टॉपिक है इसी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दिया भी है सिलेबस के अंदर। कुछ बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ ये क्या जो है मुझसे मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे एंटिटी के बारे में यहाँ पे समझने की हम कोशिश करेंगे। एंटिटी क्या चीज़ होती है? एंटिटी मीन्स ए रियलिटी दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी इंडिविजुअली वो उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइज लाइक जैसे सुपर बाजार है, हायर जवेलर्स है, ITC लिमिटेड एटसेट्रा। एन अकाउंटिंग सिस्टम इन ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी आल्सो नोन एज अकाउंटिंग एंटिटी, यानी कि अकाउंटिंग एंटिटी मतलब यह है कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सुपर बाज़ार है तो एक एंटिटी है, तभी जाके आपके बैंक में इसके ज़रिए से अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा सुपर बाज़ार। जिस तरीके से आप देखते हैं जब आपने ट्रांजैक्शन कहीं पे करनी होगी कहीं दुकान की, तो वहाँ पे दुकान का नाम आता है, इसका मतलब वो अकाउंट दुकान के नाम से ही खुला होता है। इसका मतलब कोई एंटिटी है वो जिसके नाम से अकाउंट खुला है बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एंटिटी है। उसके बाद ट्रांजैक्शन है, कहते हैं एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, यानी कि दो एंटिटीज़ के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट हुई है। मतलब वो इन्वॉल्व हुए हैं किस लिहाज से? इट कैन बी परचेज्ड ऑफ गुड्स, या तो आपने परचेज की कोई चीज़, कोई गुड्स खरीदी हैं रिसेल के लिए, या रिसिप्ट ऑफ मनी, यानी कोई रिसिप्ट आपको पैसे की मिली है, पेमेंट इन टू ए क्रेडिटर, यानी आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया इन अकरिंग एक्सपेंस, या कोई एक्सपेंस किया है आपने एक्सेट्रा। इट कैन बी ए कैश ट्रांजेक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है या उधार पे भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये इवेंट्स होते हैं जिसमें या तो क्रेडिट हुआ होना चाहिए या तो डेबिट हुआ होना चाहिए। उसके बाद एसेट्स के बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस के, जो एक्सप्रेस किए जाते हैं किस में? मॉनेटरी टर्म्स के में, यानी पैसों के लिहाज से उनको एक्सप्रेस किया जाता है। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस, यानी कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो कोई यूज़र या कोई ओनर जो है बिजनेस के अंदर उसको इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार ओन ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स, यानी कि सुपर बाजार जो है उसने एक फ्लीट ऑफ ट्रक जो है ओन किया है, विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टाफ, यानी कि फूड स्टाफ को डिलीवर करने के लिए उसने वो इस्तेमाल किया सुपर बाजार ने। ठीक है, अब इसका क्या है? द ट्रक दस प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज, और वो क्या इकोनॉमिक वो बेनिफिट देता है, मतलब वो चीज़ों को लेके जाता है, उनको बेचता है, तो वो भी एक वो एसेट है उसका। मतलब वो हालांकि वो उसको बेच नहीं रहा है, लेकिन वो जो चीज़ें बेचने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो, ठीक है, जो चीज़ें बेचने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है उस एंटरप्राइज के अंदर, तो उसको हम एसेट्स बोलेंगे। दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाजार। एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, और करंट और नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के इनको डिवाइड किया गया है, एक है करंट एसेट्स और दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पे हम समझने की इनको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर करंट एसेट्स के बारे में समझने की यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है? तो लाइबिलिटी होती है और ऑब्लिगेशंस, यानी कि ये जिम्मेदारी होती है, अ डेबिट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो ये लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है, ये समझ लो ये कि उधार होता है, ये एक लोन की शक्ल में होता है। लाइबिलिटी उसे कहते हैं कि जो आपने फ्यूचर में उसे पे का एक जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, तो फ्यूचर के अंदर उस चीज़ को आपने वापस करना है जिससे आपने लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है, किसी शख्स से लिया है, किसी दूसरे बिजनेस से लिया है, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर क्लेम ऑन द firm assets, both small and big businesses find it necessary to borrow money at some time and other and to purchase goods on credit, यानी कि या तो क्रेडिट पे आपने चीज़ें खरीदी हैं रिसेल करने के लिए। सुपर बाजार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परचेज गुड फॉर
10,000 ऑन क्रेडिट फॉर द मंथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऑन मार्च 25 2005। यानी फास्ट फूड प्रोडक्ट से उसने क्या लिया है, परचेज की हैं चीज़ें, क्या करने के लिए, ऑन क्रेडिट पे, उधार पे ली हैं चीज़ें, ठीक है। इट द बैलेंस शीट ऑफ द सुपर बाजार इज प्रिपेयर्ड एज एट मार्च 31 2005। 31 मार्च को जब वो बैलेंस शीट पे वो उसका अकाउंटेंट जो है सुपर बाजार का वो प्रिपेयर करेगा, तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स विल बी शोन ऑन एज क्रेडिटर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एज क्रेडिटर क्या, क्योंकि वो पेएबल होना चाहिए, वो बाद में आपने पे करना है, तो वो उसको सुपर बाजार की लाइबिलिटी साइड आपने उसे शो करना है। इस सुपर बाजार टेक्स ए लोन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years from Delhi State Corporation Bank. This will also be shown as liability and the balance sheet of Super Bazaar. Liability are classified as current and non-current. नॉन करंट, तो लाइबिलिटी नॉन करंट भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। और करंट में होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये इसमें चीज़ें लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। उसके बाद अगली टर्म है कैपिटल। तो कैपिटल होता है अकाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, यानी कि जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है पैसा उस फर्म के अंदर, तो ओनर ने पैसा किया होना चाहिए इन्वेस्ट, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी ब्रॉट इन द फर्म बाय ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी, या तो वो एसेट्स होना चाहिए या तो वो कैश की शक्ल में होना चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेशंस एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस पे ऑब्लिगेशन, ये बिजनेस ने वक्त पे इस ऑनर को कमा के देना है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस, इसलिए इस कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेल्स क्या होती है, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यानी कि जितनी भी सेल हुई वो टोटल रेवेन्यू होता है उन गुड्स का या उन सर्विसेज का जो वहाँ पे की जाती हैं किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर। तो वो या कोई जो है सर्विस देता है किसी कस्टमर को, या सोल्ड करने के लिए कोई सर्विस दी जाती है, तो ये तो कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब उधार पे अगर कोई चीज़ आपने दी है तो उसको क्रेडिट सेल्स बोलेंगे, और अगर आपने कैश में सेल की है तो उसको कैश सेल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू है अगला पॉइंट। देयर आर द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर कॉल्ड एज सेल्स रेवेन्यू, यानी कि जब आप या तो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, बेचा है, या किसी कस्टमर को आपने सर्विस दी है, प्रोवाइड की है सर्विस, तो उसको सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस आर कमीशंस होता है, इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, रॉयल्टीज़ होता है, रेंट रिसीव्ड होता है, या रेवेन्यू आल्सो कॉल्ड एज इनकम। ये इनकम यानी कि आप किसी कमीशन, किसी ज़रिए से आपने कमीशन किसी से लिए इंटरेस्ट के तौर, बैंक के अंदर आपने कोई चीज़ पैसा जो है वहाँ पे किया, उसको वहाँ पे इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ या रेंट पे आपने कोई चीज़ रेंट रिसीव आपने किया, तो ये तमाम चीज़ें रेवेन्यू में आती हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कि यहाँ पे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर नीचे है, तो इन दोनों में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। कास्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के दौरान जो कास्ट आप जो है पैसा खो रहे हो, यानी कि जो आपको खर्चा आ रहा है किसके के अंदर, रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, उसको कहते हैं एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड आर सर्विसेज यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और इसको हम कह सकते हैं रेंट, आप दे सकते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कोई मशीनरी आपको डैमेज हुई है, उसका जो वैल्यू हो गई कम हो गई, उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। रेंट होता है, किसी मकान में आपने बिजनेस डाला हुआ है तो उसका आप रेंट दे रहे हो तो उसको कहेंगे किराया, ठीक है। वेजेस आप दे रहे हो, मतलब आपके सर्विसेज वहाँ पे जो दे रहे हैं लोग, तो उसको आप वेजेस देते हो। सैलरीज आप किसी को अकाउंटेंट्स को देते हो, इंटरेस्ट आप देते हो। कास्ट ऑफ हीटर, कोई हीटर लिया है उसकी कास्ट, मिसाल के तौर पर वो बिजनेस एक वो एसेट की तरह है तो उसकी कास्ट भी होती है। लाइट और वाटर, टेलीफोन वगैरह, लाइट का आप देते हो किराया वगैरह देते हो, वाटर का आप किराया देते हो, टेलीफोन में आपका खर्चा आता है, उसमें आपने रिचार्ज करना होता है, तो वो तमाम चीज़ें एक्सपेंस में आती हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, अब ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। कैन स्पेंडिंग मनी आर इंकर्ड ए लायबिलिटी फ्रॉम सम बेनिफिट्स सर्विसेज आर प्रॉपर्टी रिसीव्ड, इसका परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है, जैसे आपने
रीसेल करने के लिए कोई चीज़ आपने ख़रीदी है, परचेज ऑफ गुड्स यानी परचेज़ की है आपने किसी दूसरे जो है फैक्ट्री से, तो उसको आपने आके आप रीसेल करना है, तो वहाँ पे भी आपको ख़रीदने के लिए पैसे लगेंगे, तो वहाँ पे आपने उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस होता है जो सर्विसेज देने के लिए आपको या तो रेंट देना पड़ता है या तो वेजेस देना पड़ता है, उन मुलाजिम को सैलरीज उनकी देनी पड़ती है, तो उसको एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर होता है कि अगर कोई चीज़ रीसेल करने के लिए आपने ख़रीदी है, परचेज़ किया है, परचेज़ ऑफ मशीनरी आपने परचेज़ किया, फर्नीचर आपने परचेज़ किया है। जैसे यहाँ पे आर एग्जांपल ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर की एग्जांपल हैं। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर, यानी उसका जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है एक साल के अंदर, इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, वो तो एक्सपेंस वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट्स ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, लेकिन अगर उसका बेनिफिट जो है ख़त्म होता है एक साल से ज़्यादा वक्त लगता है ख़त्म होने में, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट, उसको एसेट ट्रीट किया जाएगा। आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। सच एज परचेज ऑफ मशीनरी या फर्नीचर, या मशीनरी या फर्नीचर आप परचेज करते हैं, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पे गेन और प्रॉफिट में भी आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओन्ड बाय रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। कहते हैं कि रेवेन्यू में जो एक्सेस होता है, मतलब रेवेन्यू जब आपको ज़्यादा आता है एक्सपेंस से, एक्सपेंस से जब रेवेन्यू ज़्यादा आता है तो जब उसको हम माइनस करते हैं तो वो तमाम का तमाम क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, और ओनर के प्रॉफिट जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, डबल करता है, उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। लेकिन अब गेन क्या चीज़ होती है, ए प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच इज इंसिडेंटल टू ए बिजनेस सच एज सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। मिसाल कोई फिक्स एसेट है, आपने अचानक करके उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट आता है उसको गेन बोलेंगे। ये एक्सीडेंटल होता है, यानी कि अचानक जैसा हो जाता है। ये वो जो प्रॉफिट है ये आमतौर पर हर रोज़ होता है। कोई चीज़ आप सेल करते हो, कोई चीज़ पहले परचेज़ किया आपने, उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से जो आपको एक्सपेंस जब उस सेल से माइनस करोगे, जो एक्सपेंस उस पे आता है, जो आपको भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन क्या चीज़ है, फिक्स एसेट को आप जब रीसेल करते हो, आप सेल कर देते हो, या विनिंग इन कोर्ट केस, अब अचानक आपने कोई कोर्ट केस विन किया तो उसको 10-15 लाख वहाँ से आपको आ जाएंगे, तो उसको हम गेन बोलेंगे। या एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, या कोई एसेट की एप्रिसिएशन यानी एसेट की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, तो उसको आप सेल करते हो, तो वहाँ पर भी आपको गेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या चीज़ होती है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर रिलेटेड रेवेन्यू, जिस टर्म जिस लास्ट। और जब प्रॉफिट में हमने पढ़ा था, जब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है तो तब कहेंगे प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है कुछ खास पीरियड के अंदर, उसको हम लॉस बोलते हैं। यानी कि रेवेन्यू कम आया है और एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर। इट डिक्रीज द ओनर इक्विटी, यानी इस पे डिक्रीज हो जाती है ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। आल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लास्ट, यानी कि यहाँ पे आपने मनी को क्या कर दिया है, वो खो दिया है। आर कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट्स इन रिटर्न, यानी कि आपने बिजनेस डाला था किसी बेनिफिट के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। कैश आर गुड्स लास्ट बाय थेफ्ट, या कोई आपने कोई चोरी कर दी किसी ने कि उस बिज़नेस के गुड्स की, ठीक है। आर फायर एक्सीडेंट, या कोई आग लग जाती है दुकान के अंदर, तो इस तरीके से भी हम लॉस कह सकते हैं। आल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इसको भी हम ये बोल सकते हैं, इसमें लॉस जो है वो सेल पे भी हो सकता है, फिक्स एसेट की भी लॉस, यानी फिक्स एसेट आपने कोई सेल कर दी तो वहाँ पे भी आपको लॉस डेप्रिसिएशन के ज़रिए से हो सकता है, उसको हम लॉस बोलेंगे। उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, तो इसको ना सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डिस्काउंट, कोई चीज़ आपने सेल कर दी तो वहाँ पे आप डिस्काउंट देते हो कि आप 3% के डिस्काउंट से, उससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा जो है वो ख़रीदने के लिए आते हैं उन चीज़ों को, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 वेज, आफ्टर डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द सेम सेलिंग गुड्स, वन वे ऑफ गिविंग अकाउंट्स, सच अकाउंट्स आर कॉल्ड ट्रेड अकाउंट्स। यानी कि जब आप कोई परसेंटेज देते हो किसी भी हिसाब से किसी भी लिस्ट प्राइसेस के अंदर, ठीक है, तो उसको ट्रेड अकाउंट डिस्काउंट बोलेंगे। यानी सीधे तौर पर आप डिस्काउंट दे रहे हो तमाम लोगों को, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोले। लेकिन इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होल सेलर, यानी मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज होती हैं वो होल सेलर को देते हैं डिस्काउंट्स, आर बाय होल सेलर टू रिटेलर, या होल सेलर रिटेलर्स को देते हैं। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी गिवन सर्टन डिडक्शन amount due to the case if they pay the amount with the stipulated period or earlier. This deduction is given at the time of payment on the amount payable. यानी ये भी चीज़ होती है। दूसरी जो सेल होती है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कहते हैं इसको कैश डिस्काउंट, इसके हर को तौर पर आपको उधार लेने के लिए आता है कि ये चीज़ मुझे उधार में मिले, लेकिन आप कहते हैं उसको कि नहीं उधार हम तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप पैसा भी देते हैं तो इतना डिस्काउंट आपको
मिलेगा, या इतने टाइम के लिए अगर आप इस टाइम के अंदर आप पैसा पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको चीज़ बगैर डिस्काउंट के ही लेनी पड़ेगी। तो उसको हम कैश डिस्काउंट वहाँ पे बोलेंगे। कैश डिस्काउंट एक्ट एज द इंसेंटिव दैट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। यानी डेटर जो होता है, जो उधार लेने वाला होता है, तो वो उसी वक्त पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसको डिस्काउंट मिले, ताकि वो चीज़ को सस्ती मिले। उसके बाद वोचर क्या होता है? वोचर होता है एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन की सपोर्ट के लिए, इसको वोचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज़ आपने मिसाल के तौर पर बिज़नेस के पैसे से आपने चाय ख़रीदी है, तो जो अब ऑनर के पास आप जाओगे, वो बुक लेके, वो अकाउंटिंग जो बुक होगी उसको लेके, चाहे वो जर्नल होगी, लेजर होगी, तो वहाँ पे वो आपको जो ओनर वो बोल सकता है कि ये यहाँ पे कहाँ पे खर्चा किया आपने, तो आप उसको वोचर दिखाओगे कि देखो यहाँ पे वोचर है, ये हमने इस चीज़ पे खर्चा किया था। तो उसका वो सपोर्टिंग एविडेंस कह सकते हैं हम, उस एंट्री की, जो एंट्री आपने की है उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है, जिसको हम वोचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बाय गुड्स फॉर कैश, यानी कोई चीज़ आपने खरीदी है कैश के जरिए से, वी गेट कैश मेमो। तो इफ़ यू बाय ऑन क्रेडिट, या क्रेडिट पे कोई चीज़ आप लेते, वी गेट इनवाइस, हम इनवाइस लेते हैं। व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट द रिसिप्ट और सो ऑन। जब हम पेमेंट करते हैं तो हम रिसिप्ट वहाँ से लेते हैं, तो या उसी रिसिप्ट के साथ हम उस चीज़ की पेमेंट करते हैं, तो उसको वहाँ पे रखते हैं, ताकि जब आपने बाद में उसको चीज़ को दिखाना होगा ओनर्स को या किसी और को, तो आप वो एविडेंस के तौर पर उस वोचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गुड्स क्या चीज़ होती है? गुड्स होता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट्स इज डीलिंग, यानी कि गुड्स वो चीज़ होती हैं जो बिजनेस डील कर रहा है इन चीज़ों के साथ। मिसाल के तौर पर किसी को शूज़ का बिजनेस होता है, तो वो शूज़ जो है वहाँ पे गुड्स कहलाई जाएंगी। उसका फर्नीचर का बिजनेस होता है, तो फर्नीचर वहाँ पे गुड्स कहलाई जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ विच इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट आर सेलिंग, जिस चीज़ में वो काम कर रहा है, चाहे बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, ठीक है। द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर यूज़ इन द बिजनेस आर नॉट गुड्स, यानी कि जो परचेज़ की जाती हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने हीटर लिया है, मिसाल आपको शूज़ का बिज़नेस है, तो आपने हीटर लिया है अपने आप को गर्म करने के लिए, तो वो गुड्स नहीं कहला जाएगा, वो तो आपका एसेट में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स, यानी कि वो परचेज, फर्नीचर डीलर जो है वो परचेज करता है चेयर और टेबल्स को, विच फॉर अदर इट इज़ फर्नीचर एंड ट्रीटेड एज एसेट, और फर्नीचर जो है उसके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। सिमिलरली फॉर स्टेशनरी मर्चेंट, यानी कोई स्टेशनरी जो किताबों की दुकान होती है वो जो है चला रहा है, स्टेशनरी उसके पास गुड है। वेयर एज फॉर अदर इट इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, लेकिन दूसरों के लिए अगर वो स्टेशनरी, वो किताबें भी लगती हैं, यानी कि जो कापियाँ लगती हैं लिखने के लिए वगैरह, तो वो उसका एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। वो गुड्स किस में आएंगी, वो एक्सपेंस में आएंगी, तो वो गुड्स यहाँ पे कहलाई नहीं जाएंगी दूसरों के लिए। लेकिन स्टेशनरी मर्चेंट्स के लिए वो स्टेशनरी एक गुड की तरह काम करेगी, गुड्स की तरह काम करेगी। उसके बाद ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है वो मनी जो ओनर जो है अपने बिजनेस से जो है पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, तो ड्राइंग जो रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट, ये भी चीज़ आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये कभी पूछा जाता है कि ड्राइंग जो है क्या रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट ओनर की, तो आपने इसको सही या गलत बताना है, ठीक है। उसके बाद परचेजेस क्या होता है? परचेजेस आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रिकॉर्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश, यानी परचेज होता है कि कोई चीज़, कोई गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स जो एक बिजनेस जो है वो किसी दूसरे से, फैक्ट्री से लेता है या किसी और चीज़ से लेता है, या तो क्रेडिट पे लेगा या तो कैश पे लेगा। क्रेडिट मतलब उधार पे लेगा या तो कैश में लेगा। फॉर यूज़ आर सेल, या इस्तेमाल के लिए या सेल के लिए, यानी कि दोबारा रीसेल करने के लिए। इफ़ ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, यानी रीसेल के लिए विद और विदाउट प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद भी या प्रोसेसिंग के अलावा भी उसे आप सेल कर सकते हैं बिजनेस एंटिटी के अंदर। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड प्रोसेस्ड फर्दर इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड, और रॉ मटेरियल अगर कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर जो है लेता है, उसको फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको किसी आकार में उसको बदलता है उस गुड को, और वो फिनिश्ड गुड में आ जाती है, उसके बाद उसको सोल्ड कर देता है, उसको बेच देता है। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, और परचेज हो सकता है कैश में भी आप ले सकते हो और उधार पे भी आप किसी से ले सकते हो। वो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है मेजरिंग बाय समथिंग ऑन हैंड गुड्स, यानी कि जो आपको चीज़ें बची हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ठीक है। सफियर एंड अदर आइटम्स इन अ बिजनेस इट इज कॉल्ड ए स्टॉक इन हैंड। इट इज इन ए ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड्स इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, यानी कि जो आपको बेचने के अलावा जो बेची हैं उसके अलावा जो चीज़ें बची हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में, इस कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको।
और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई गुड्स आपने जो है पूरी कर दी, उसको अच्छा आकार दिया आपने, तो वो आपने बेच दिए, लेकिन कुछ अभी चीज़ें बची हैं जिनको आप और काम करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पे, ताकि वो फिनिश्ड गुड्स में आ जाएंगे, अनफिनिश्ड गुड्स, तो वो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक्स में आएगा। अनदर हैंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि ये वो स्टॉक होता है जब आप बिजनेस नए साल का अकाउंटिंग पीरियड जो शुरू होता है उसके शुरुआत में जो आपके पास बची हुई चीज़ें होती है उसको वहाँ पे वो ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। उसके बाद डेटर क्या चीज़ होती है? डेटर होता है जो चीज़ें आपको उधार पे लेता है, उसको डेटर मतलब जो वो डेटर ए पर्सन एंड अदर एंटिटीज हु ओ टू बी एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी कि जो आपको या तो सर्विसेज लेता है आपसे या तो चीज़ें खरीदता है आपसे, तो वो किस पे लेता है? उधार पे लेता है, उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेन ए सच पर्सन और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट एज सुंदरी डेटर कहते हैं, सुंदरी डेटर ऑन द एसेट साइड में, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में मिलनी है। साहब किसी बंदे ने आपसे कोई चीज़ खरीदी है लेकिन वो उधार पे खरीदी है, तो बाद में उससे पेमेंट करनी है उस चीज़ की, तो वो एसेट साइड पे ही आएगी। उसके बाद क्रेडिटर क्या होता है? जिससे आपने उधार लिया है बिजनेस को चलाने के लिए, वो क्रेडिटर होता है। Creditor are the person and other entities who have to be paid by the enterprises an amount for providing the enterprise goods and services on credit, यानी कि आप जिस बंदे ने या किसी फैक्ट्री ने किसी एंटरप्राइजेज ने आपको चीज़ें दी हैं लेकिन या सर्विसेज दी है किस पे? क्रेडिट पे, तो वो फ्यूचर के अंदर आपने उसे यानी बिजनेस ने उसको पे करना है। देखो डेटर में हमने क्या कहा था? बिजनेस को उसने पे करना था जिस बंदे ने चीज़ें उधार पे ली थी, लेकिन क्रेडिटर में क्या होता है? बिजनेस ने पे करना है उन लोगों को जिनसे उन्होंने चीज़ें को क्या उधार पे लिया हुआ है। टोटल अमाउंट स्टैंडिंग to a favor of such person and entities on the closing date is shown in the balance sheet as Sundari debtor on the liability side। देखो यहाँ पे liability side भी लिखा है, सुंदर डेटर आपने liability side, क्योंकि ये फ्यूचर में आपने पे करना है, और डेटर में फ्यूचर में आपको क्या करना है? वो लेना है, वो हासिल करना है वो पैसा, ठीक है, तभी वो एसेट साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिटर है ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो ये आज का चैप्टर था इतना ही। तो ये टर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। आप इनको पेन डाउन भी कर सकते हैं, अगर नोट्स बनाने होते हैं तो आपको आसानी के साथ आपको नोट भी बनाए जा सकते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।